Let's talk about important topics of law for December 23 एग्जाम्स। देखिए यहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मेंशन किया हूँ उनका मतलब भी बताऊँगा, एक्सेप्शन भी बताऊँगा और हो सके तो क्वेश्चन भी बताऊँगा कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो इन टॉपिक से पूछ सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला मेन टॉपिक, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता क्या है कि कोई थर्ड पार्टी, अगर दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो थर्ड पार्टी उनमें इंटरवीन नहीं करेगा। ये कहता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं जिसमें थर्ड पार्टी भी इंटरवीन कर देगा। जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो लॉ ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कोई तीसरा आदमी नहीं है, ये दोनों ही सेटल कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि पहला एक्सेप्शन था क्या था, फैमिली सेटलमेंट। जी हाँ, अगर फैमिली के बीच में डिस्प्यूट्स हो रही है तो ये तो दो लोगों के बीच में नहीं, मान लीजिए दो भाइयों के बीच में, तो कोई तीसरा आदमी भी आकर सेटल कर सकता है। फैमिली सेटलमेंट वाला हो गया। और था मैरिज प्रपोजल। यस, मैरिज एग्रीमेंट वाला अगर कोई ऐसा हुआ है मैरिज का एग्रीमेंट करने के लिए और उसमें अगर कोई सामने वाले पार्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसमें थर्ड पार्टी इंगेज हो सकता है। और क्या क्या टॉपिक था, और था आपका ट्रस्ट, और क्या था, ट्रस्ट और कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट। थे सारे केसेस हैं जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाता है, यानी कि दो ही आदमी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ही सिर्फ इसमें अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। थर्ड पार्टी भी इसमें स्टैंड ले सकता है। ये क्या है, ये आपका डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस। और सेकेंड पॉइंट, वैलिड एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। मतलब कुछ कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो वैलिड होते हैं बिना कंसिडरेशन के भी। जैसे पहला था फैमिली, आप पढ़े होंगे नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या कहता था कि जब दो लोग नियर रिलेशनशिप में हैं और दोनों के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड पेपर है, तो वो वैलिड एग्रीमेंट होगा, उसके बीच में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी। और क्या था, और आपका उसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो गया और उसमें टॉपिक्स था कोई पास्ट कंपेंसेशन के लिए, अगर पास्ट कुछ आप परफॉर्म किया पास्ट सर्विसेज, उसके कंपेंसेशन आप ले सकते हैं। और क्या था, हाँ, पेमेंट ऑफ टाइम बाद डेट वो ले सकते थे। तो ये सारी जो केसेस थी, एजेंसी, बेलमेंट, चैरिटी, कंप्लीटेड गुड्स, थे सारे केसेस में जो था एग्रीमेंट वैलिड होता था, लेकिन वहाँ पे हम देखते थे कि कंसिडरेशन नहीं होता है। दूसरा था एक केस लॉ, चिनैया वर्सेस रमैया। देखिए अब ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन में मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, वो कंसिडरेशन तीसरे पार्टी को भी जा सकता है। मैंने आपको सामान दिया 10 लाख, आप बोला कि इसमें से 1 लाख तुम जो है वो राम को दे देना, मैं बोला आपसे कि 1 लाख राम को दे देना, ये चीज़। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंसिडरेशन में मूव हो गया, वो चला गया तीसरे पार्टी को, तो 1 लाख आपको बाद में उसको देना पड़ेगा जो भी हुआ। दूसरा है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक एंड कंपनी। देखिए ये केस लॉ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इसमें क्या था कि एक कंपनी है, वो कहती है कि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी इस प्रोडक्ट को यूज करेगा, जो प्रोडक्ट को यूज करेगा और उसको अगर प्रॉब्लम हुई तो मैं उसको 1 लाख का इनाम दूंगा, अगर उसको इन्फ्लुएंजा हुआ तो मैं उसको 1 लाख का इनाम दूंगा। अब क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट बनाई, वो वहाँ पे ये चीज़ रखी बात कि जो इसको यूज करेगा और अगर उसको इन्फेक्शन होता है तो वो 1 लाख रुपये देगा। एक आदमी है जो उसको यूज किया उसके प्रोडक्ट को और इसको हो गया इन्फ्लुएंजा, वो 1 लाख का पैसे का क्लेम कर रहा है, तो कंपनी स्टॉप करेगी, नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे लिए नहीं कहता था, मैं तुमसे डिस्कशन थोड़ा ना किया था कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि ये जो है वो एक जनरल ऑफर है और जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, स्टैंडिंग ऑन लोन, ठीक है। तो पब्लिक ऑफर है ये, तो पब्लिक ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, यही कहता है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक एंड कंपनी। यहाँ पे क्या बात किया था पहले में कि कंसिडरेशन मूव हो सकता है थर्ड पार्टी के, थर्ड पार्टी पर, तो थर्ड पार्टी को आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, उस पर कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आपने जनरल पब्लिक ऑफर बनाया, वो मान लीजिए कि वो सभी लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो गया। माइनर पार्टिसिपेशन इन एग्रीमेंट, अगर जब एक माइनर एग्रीमेंट में आता है ना तो वाइड एब इनिशियो हो जाता है। मतलब जैसे ही आप उसके साथ साइन किए कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अगर बाद में अगर वो माइनर आपको पैसे नहीं भी दे पाएगा ना तो भी आप उस पर केस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एज एन एजेंट वो काम कर सकता है पेरेंट्स का। अगर पेरेंट्स कुछ पैसे लिए और एजेंट रखे अपने बच्चे को कि हाँ हाँ हम लोग हैं ना पीछे से, मेरे बच्चे को दे दो, मेरे बच्चे को दे दो, तो उस केस में आप बच्चे को छोड़कर उसके पेरेंट्स को जो है आप लायबल कर सकते हैं फॉर द नॉन पेमेंट। हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, देखिए परफॉर्म कौन कर सकता है, एक तो वो खुद जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, या फिर उसको परफॉर्म करने के लिए वो कोई एजेंट रख सकता है, ठीक। तो ये सारे केसेस हैं जिसमें जो है वो सामने वाले को भी रख सकता है,
खुद के मतलब परफॉर्म करवाने के लिए। सस्पेक्टेंस वेयर साइलेंस टर्न्स इनटू फ्रॉड। कुछ कुछ केसेस है जहाँ पे साइलेंस फ्रॉड हो जाता है। कब? जब फिडिशियरी रिलेशनशिप है, यानी कि मान लीजिए आपकी बच्ची है या कुछ है, उसके साथ अगर कुछ आप सामान रखें जो डेंजरस है या फिर ऐसा है जो हिडन है सामने वाले से, तो उस चीज़ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करें तो आपको हर मटेरियल फैक्ट बताना है, यहाँ पे आप साइलेंस नहीं रह सकते। या फिर अगर आपका ड्यूटी टू स्पीक है, सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो आपको बोलना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखे थे प्रीवियस वीडियो जो 1.5 घंटा के, उसमें लगभग मैं 40-50 से भी ज़्यादा मतलब 70 क्वेश्चन मैं उसमें दिखाया हूँ, जिसमें ये भी क्वेश्चन कॉमन था। साइलेंस में क्या है कि मैं सेलर हूँ, आप मेरे पास परचेज करने आए, आप कुछ पूछे ही नहीं तो मेरी ड्यूटी नहीं बनती है बताने को। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे घर वाला कोई है, मेरे कोई डॉटर है, तो उस केस में मुझे बताना चाहिए। अगर सामने वाला बायर खरीद रहा है और वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये चीज़ सही है ना जो तुम दे रहे हो, तो उस केस में भी मुझे बताना कि सही है। अगर वो आया सामान उठाया बोला कि मैं ले जाऊँ, मैं बोल दिया ले जाओ पैसे दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं बताने कि वो सामान ख़राब है। लेकिन जब वो पूछे कि सामान कैसा है तो मुझे बताना चाहिए। अगर वो मेरी बच्ची है तो मुझे बताना चाहिए। अगर मैं किसी के साथ इंश्योरेंस कर रहा हूँ तो मुझे टर्म्स एंड पॉलिसी बतानी चाहिए। अगर मैं शेयर्स के अलॉटमेंट करूँगा वहाँ पे डिस्क्लोजर करूँगा। तो ये सारे केसेस थे जहाँ पे जो साइलेंस है वो फ्रॉड हो जाता है अगर आप नहीं बताएं तो। अब देखिए एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जिसको पब्लिक पॉलिसी अपोज करती है, तो वो सुनिए। उसमें था पहला ट्रेडिंग विद इनेमी। अगर आप किसी दुश्मन से, मान लीजिए कोई आप बिजनेस कर रहे हैं और देश का दुश्मन है कोई फॉरेनर, फॉरेन कंट्री, अगर उसके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इसे वॉइड मान लिया जाएगा। और क्या था? और इसमें है कि मैरिज प्रपोजल वाला भी जी, कि अगर आप मैरिज प्रपोजल कर चुके हैं और किसी को ये थ्रीट कर रहे हैं कि नहीं नहीं करेंगे या फिर उसको स्टॉप कर दो, तो ये क्या हो गया अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आप मैरिज प्रपोजल में किसी को रोक नहीं सकते कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम वैसा करो। और इसमें क्या था? हाँ, स्टिफलिंग प्रोजेक्यूशंस, मतलब जैसे कोर्ट वाले केसेस में स्टॉप करना, कोर्ट के केसेस में आप इंटरफेयर करते हैं, सारी चीज़ें क्या है एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कुछ इलीगल धंधा आप कर रहे हैं तो वो सारे अपोज्ड हैं पब्लिक पॉलिसी के। एक्सेप्शन ऑफ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। देखिए अब रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या कहता है कि अगर मैं गुडविल सेल कर रहा हूँ, आप एक आदमी हैं और मैंने आपको अपना गुडविल दे दिया और मैं क्या बोला कि देखो भाई तुम बिजनेस नहीं करना इसके नाम पे, मैं तो तुमको दे दिया, तुम ये बिजनेस नहीं करना, मतलब कि सेम बिजनेस तुम कैरी नहीं करना। मैं तो तुमको दे दिया टाइटल लेकिन सेम बिजनेस कैरी नहीं करना, तो ये वैलिड है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि तुम इस सेम बिजनेस अगले 100 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक नहीं करना, तो क्या ये चीज़ सही रहेगा? फिर तो बेचारा कब बिजनेस करेगा? अगर मैं उसको गुडविल दे रहा हूँ तो कुछ नॉर्मल कंडीशन और एक रीजनेबल कंडीशन डालूंगा। अगर कंडीशन रीजनेबल नहीं है तो ये जो है एक्सेप्शन हो जाएगा रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या कहता है कि सामने वाला को अगर आप गुडविल बेच रहे हैं तो उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सेम ट्रेड करने के लिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए रीजनेबल कंडीशन डालकर। ऐसा नहीं कि आप सामान उसको आप गुडविल बेचें और बोल दें कि तुम जीवन में बिजनेस ही मत करना, ऐसा नहीं कह सकते आप। अब लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर क्या है सुन लीजिए, कि अगर कोई प्रोमिसी को आप एज ए प्रोमिसर 3-4 लोग मिलकर प्रॉमिस कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए, तो अगर बाकी 4 आप मान लीजिए हम हैं और 3 और मेरे पास हैं और मैंने किसी थर्ड पार्टी को कहा कि हम चारों तुम्हें पे कर देंगे, ठीक। अगर ये तीनों नहीं भी देंगे तो हमको उसको देना पड़ेगा। अगर हम 2 नहीं दे पा रहे तो बाकी जो 2 पार्टनर बचेंगे प्रोमिसर वो 2 देंगे। सारे भी मर जाएंगे तो इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको पे करेगा। यानी कि लायबिलिटी जो है इक्वली एंड सिमिलरली हर पे एप्लीकेबल होता है। अगर एक पार्टनर नहीं भी दे रहा है एक प्रोमिसर तो बाकी 3 से वो ले लेगा। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या कहता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपको जो है वो कुछ गुड्स सप्लाई करना था बायर को टाइम पे 20 तारीख को, और 20 तारीख को क्या हुआ कि फ्लड आ गया, जिस रोड से आपको पहुँचाना था सामान वो रोड ख़त्म हो गया। अब आप कैसे पहुँचाएंगे? तो ये हो गया सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल हो गया, परफॉर्मेंस देना इम्पॉसिबल हो गया। तो ये क्या हो गया सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो जब इम्पॉसिबल हो जाता है तो परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा, वो तो वॉइड हो गया। वॉइड हो जाता है तो बायर से आप जितना पैसा लिए हैं आप उसको लौटा दीजिए बेचारे को, और कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की, वो वॉइड मान लिया जाएगा। अब डैमेजेज क्लेम बाय बायर एंड सेलर्स। मान लीजिए कि आप बायर हैं और सेलर ने आपके साथ कुछ गलती की, मतलब सामान आप कुछ मंगवाए वो भेज कुछ और दिया, तो आप किस चीज़ के लिए क्लेम कर सकते हैं? पहला रिपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को आप ख़त्म कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? एज ए बायर आप उसके गुड्स को अगर आप लिए हैं तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं।
और क्या कर सकते हैं, उस पर डैमेजेस का क्लेम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट का क्लेम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप, विंडिक्टिव डैमेजेस मांग सकते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से मुझको इतना दिक्कत हुआ, इतना हर्ट, मेरा डिस्ट्रेस हुआ, सब कुछ, तो इतना चीज़ एज ए बायर आप क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर बायर हैं आप गलती कर रहे हैं, सामान आप ले लिए और पैसे नहीं दे रहे हैं, या फिर सामान के लिए आप डिले करवा रहे हैं, डिटोरिएशन करवा रहे हैं, तो उस केस में सेलर के पास क्या क्या राइट होगा, वो डैमेज ले लेगा आपसे सामान वापस छीन सकता है। अगर सामान आपके पास नहीं पहुंचा है तो उसको उस पर राइट ऑफ लीन यूज कर सकता है, राइट ऑफ स्टॉपेज कर सकता है, या फिर वो सेल कर सकता है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ अनपेड सेलर का भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, अगर उसके बारे में एज ए सेलर उसके पास क्या क्या राइट्स है ये लिखना पड़े तो। ये सारे होते हैं राइट्स सेलर के पास। क्या, राइट ऑफ स्टॉपेज, राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ स्टॉपेज का, मान लीजिए उसने सामान आपको भेजा, बाद में उसको पता चला कि आप पैसे ही नहीं देंगे, वो उसको रोक देगा, तो राइट ऑफ स्टॉपेज हो गया। राइट ऑफ लीन, अभी आप सामान नहीं ले गए थे सेलर के पास से, सेलर को लग रहा है कि नहीं आप गड़बड़ी करेंगे, तो सेलर इस पर राइट ऑफ लीन यूज कर लेगा, उसका पोजीशन अपने पास रख लेगा। मान लीजिए उसने सामान आपको भेज दिया था, भेज तो दिया था, लेकिन आप उसको पता चला कि नहीं आप उसको पेमेंट नहीं करने वाले हो, या कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला है, क्या करेगा, तीसरे पार्टी को भी वो बेच सकता है। और तीसरे पार्टी को बेचने के लिए वो कंडीशन भी डाल सकता है एग्रीमेंट में कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं, इतने टाइम पे अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं इसको थर्ड पार्टी को सेल कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें वैलिड मानी जाएगी। तो सेलर का हो गया, बायर का भी राइट्स आप देख लीजिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कोई भी चीज़ जो दो लोगों के बीच में नहीं है, मतलब अननोन है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि ऐसा लॉ कहता है। मतलब द क्या कह सकते हैं उसको, a contract that is made, implied contract that is created because of law, जो लॉ क्रिएट करता है उसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर आपको सामान कहीं पे गिरा हुआ मिला तो ये आपका ऑब्लिगेशन बनता है कि आपका और उसके बीच में, पहले से तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जिसका सामान आपको मिला, ये लॉ इम्पोज कर देता है कि आप उसको उसका जो है वो अपना सामान उसका दे दीजिए। इसमें एग्जाम्पल्स अगर आप बात करें तो कुछ आप पेमेंट आप ज़्यादा रिसीव कर लिए किसी से तो उसको आप पे कर दीजिए, आपका ऑब्लिगेशन है, लॉ ऐसा कहता है। हालांकि मिस्टेक से ही आपको रिसीव हुआ, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। और क्या क्या था, इसमें और आप लिख सकते हैं कि कोई नेसेसिटी क्लेम आप कर ली है, कोई नेसेसरी चीज़ें थी जो आप रिसीव कर ली हैं तो वो आपको रिटर्न करना है, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। और क्या सकता है, कोई अगर आपके जगह पे पहले पेमेंट कर दिया था, ठीक है, कोई आपके जगह पे, मतलब आपको पेमेंट करना था लेकिन आपके जगह पे कोई और बोला ठीक है हम कर देते हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि बाद में वो बेचारा जो आपके जगह पे किया उसको आप पे करें। और क्या था, हाँ, वो फाइंडर ऑफ गुड्स वाला कि जो कि आपको सामान मिला, तो जिसका था वो तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था कि सामान हमको दे दो, लेकिन ये लॉ कहता है कि तुमको सामान मिला है तो रियल ऑनर के पास उसको दे दो। हालांकि अगर रियल ऑनर वहाँ पे नहीं आता है तो बीच में कोई भी उस गुड्स को नहीं ले पाता। इसका भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि एक आदमी है जो पार्टी करने जाता है या फिर कुछ भी करने जाता है एक होटल में। अब होटल में उसको एक मिलता है फ़ोन, अब फ़ोन को उठाता है और बहुत देर तक वेट करता है कि इसका रियल ऑनर कौन है। रियल ऑनर नहीं आता तो वो सबमिट किसके पास कर देता है, वो सबमिट कर देता है जो वहीं के जो होते हैं इंचार्ज, उनके पास कि लीजिए किसी का फ़ोन गिरा हुआ था, बाद में कि लौटा दीजिएगा जिसका होगा। वो लौटाया नहीं, रियल ऑनर अभी तक नहीं मिला, तो फिर आता है उसी होटल में, कहता है कि जो मैं फ़ोन आपको दिया था उसका ऑनर आया, तो बोलेंगे कि नहीं, तो बोलता है कि तो फ़ोन मुझे दे दीजिए, मैं इसका ऑनर हूँ। तो बोलता है कि नहीं फ़ोन तुझे नहीं दूंगा, ये तो मेरे पास है, तुम ऑनर थोड़े ना हो। तो देखिए, अगर फाइंडर ऑफ गुड्स उस गुड्स को उठाया है, फाइंडर ऑफ गुड्स वो है, तो रियल टाइटल उसके पास है, तो जिसने उसको उठाया था वो उसके पास रहेगा। वेन कंडीशन इज ट्रीटेड एज वारंटी, देखिए अब वारंटी मतलब छोटा क्लेम, और कंडीशन मतलब बहुत बड़ी जब गलती हो जाती है किसी भी चीज़ में, जो मेन कोर होता है सेलिंग एग्रीमेंट का, वो होता है कंडीशन। तो कंडीशन को आप वारंटी कब मानेंगे, यानी कि बड़ी चीज़ को क्लेम आप करना चाहते हैं उसको छोटा आप कर रहे हैं कब, ये आप खुद मान लिए कि ये छोटा डैमेजेज है मेरे द्वारा, छोटा क्लेम कर रहे हैं तो खुद तो आप छोटा ही करेंगे। मतलब कंडीशन को वारंटी आप तब करेंगे, या आप खुद मान लिए कि ये वारंटी है, कंडीशन जो है वो एक्चुअली में ब्रीच हुआ है कंडीशन, लेकिन आप मान लें कि नहीं वारंटी ब्रीच हुआ तो वारंटी हो गया। कोई अनसेपरेबल प्रोडक्ट्स आपको मिला था, उसको सेपरेट नहीं कर सकते, आप उसको यूज कर लिए तो आप उसको सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे, तो जब आप सेलर के पास जाएंगे तो बोलेगा कि आप तो सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको शुरू में ही सब कुछ रिटर्न कर देना चाहिए था, तो इसको क्या कहेंगे आप, ये हो जाएगा वारंटी। अगर कुछ केस लॉ कहता है कि नहीं ये कंडीशन नहीं होगा, ये ब्रीच ऑफ वारंटी होगा, तो आपको ब्रीच ऑफ वारंटी मानना पड़ेगा। देखिए मैं हर चीज़ टॉपिक मेमोराइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा क्वेश्चन आपको डिटेल में सब कुछ बताऊँ, लेकिन हाँ ये जरूर बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन सा पूछेगा। इतना अगर टॉपिक आपके माइंड में है तो आई एम श्योर सब कुछ सही होगा। अब इम्प्लाइड कंडीशंस क्या है गुड्स पे, तो गुड्स पे इम्प्लाइड कंडीशन है कि एज पर मर्चेंटेबिलिटी होनी चाहिए, एज पर होलसमनेस होना चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम इमेटेरियल होनी चाहिए,
क्वालिटी का प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। ये सारे इम्प्लाइड कंडीशंस हैं, मतलब वैसे कंडीशंस जो है गुड्स में होते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब कहने की आप सामान लाए, सामान ख़राब आपको दे दिया, इतना ख़राब कि आपको डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ वहाँ बताना थोड़ा चाहिए था आपको कि हाँ भाई ये जो चीज़ दे रहे हो इससे बम नहीं मतलब फटना चाहिए। नहीं, ये सब इम्प्लाइड कंडीशन है, वो ऑलरेडी उसमें मेंशन है कि कुछ भी ख़राब आपको नहीं मिलेगा। तो इम्प्लाइड कंडीशन पे क्या किया गया, क्वालिटी ऑफ गुड्स, और क्या हो गया, मर्चेंटेबिलिटी होनी चाहिए, होलसमनेस होना चाहिए, और कोई भी अगर उसमें एक्सप्लोजिव चीज़ें हैं तो उसका मतलब डिस्क्रिप्शन मिला रहना चाहिए। सारी चीज़ें इम्प्लाइड कंडीशन है। सेवियट एम्पटर क्या कहता है, अब देखिए, अब सेलर के पास से आप सामान खरीदें, ठीक, सामान खरीदें, आप घर पे आपको पता चला कि सामान तो गलत है या फिर सामान तो डैमेज्ड है। आप गए सेलर के पास दौड़ते दौड़ते, आप बोले कि नहीं अपना सामान रखिए, मेरा पैसा दीजिए। तो सेलर क्या बोले पता है कि आपको स्टार्टिंग में ही देख लेना चाहिए था ना, जब आप खरीद रहे तो आपको देख लेना चाहिए था कि सामान सही है या नहीं है। आप नहीं देखे तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये कहता है सेवियर टेम्पटर की लेट द बायर बी अवेयर, मतलब जितनी भी गलती है वो बायर की है, और इसके लिए कोई भी सेलर लायबल नहीं होता। आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ पता कर लेनी चाहिए थी। तो अब इस पे क्या होगा कि एक्सेप्शन यूज होगा कि ठीक है भाई, बायर बोलेगा कि ठीक है मैं तो बिना पूछे लेकर चला गया था, लेकिन ये बता कि तू एज पर मर्चेंटेबिलिटी तूने प्रोडक्ट दिया कि नहीं। मर्चेंटेबिलिटी मतलब एक जैसा गुड्स होनी चाहिए परफेक्ट कंडीशन में, वो तुमने दिया कि नहीं। नहीं, वो तो तू दिया नहीं, तो तुम लायबल हो गए। ठीक है, बोला सेलर की ठीक है और केसेस बताओ जिसमें तुम मुझे लायबल कर सकते हो, सेवियर टेम्पटर को एक्सेप्ट, सेवियर टेम्पटर को मतलब डिजोल्व कर सकते हो, उसका एक्सेप्शन बता सकते हो। बोला कि सुनो, मैंने जो डिस्क्रिप्शन अगर मैं तुमको देता तो उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तुमको सेल करना चाहिए था। तो सेलर कहा कि ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग तुम करता तो हाँ मैं लायबल हो जाऊँ। और भी केसेस, तो सैंपल, अगर मैं सैंपल दे रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग अगर तुम प्रोडक्ट देते तो क्या होता, तुम लायबल, मतलब उसके अकॉर्डिंग तुम प्रोडक्ट देते तो मैं लायबल होता, तुम लायबल नहीं होते। तो ये सारी केसेस है जिसमें मान लीजिए कि थर्ड कोई एक आदमी आया और बायर और सेलर के बीच में, और ये बोल रहा है कि भाई साहब, बायर साहब आप सैंपल दिए थे, तो बायर बोला हाँ, तो बोलेंगे कि ठीक है, तो तब तो सेलर लायबल होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है सेवियर टेम्पटर का। सेवियर टेम्पटर जो कहता है कि बायर रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी प्रोडक्ट के मतलब डिफ्रेंशिएशन के लिए, तो अब वो लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने सैंपल दे रखा था, उसने डिस्क्रिप्शन दे रखा था, गुड्स मर्चेंट क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर वो ब्रांड नेम आपके देख कर आया कि हाँ पुमा की कंपनी है, तो अब अगर आप उसको किसी और चीज़ का कंपनी का प्रोडक्ट दे रहे हो तो आप लायबल हो गए। तो ये सारे केसेस हैं जहाँ पे सेलर लायबल होता है। तो सेवियर टेम्पटर क्या कहता था कि बायर लायबल होगा, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि सेलर लायबल होगा, लेकिन कंडीशन आपको देना होगा कि हाँ सेलर लायबल तब होगा जब बायर ने सैंपल दिया है, सेलर लायबल तब होगा जब बायर ने अपना डिस्क्रिप्शन दिया है, सेलर लायबल तब होगा जब बायर जो है अपना क्या कहते हैं उसको, वो सेलर के थॉट्स पे, सेलर के नॉलेज पे डिपेंडेंट रहा है, या फिर बायर एक ब्रांड नेम पे बिलीव किया है, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कुछ भी गलती के लिए। पासिंग ऑफ रिस्क और प्रॉपर्टी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। अब देखिए कैसे रिस्क पास होता है। मान लीजिए सर्टेन गुड्स है, अभी मैंने आपको सेल किया और मैं आपसे पैसे ले लिया, तो क्या होगा, तुरंत आपके पास रिस्क और प्रॉपर्टी चला गया। तो अब कुछ भी आप सामान के साथ करेंगे तो आप लायबल होंगे। मैं फ़ोन खरीदने गया, मैं फ़ोन ले लिया, पैसे दे दिया, तो जो मैं फ़ोन लाया अगर वो मोबाइल ख़राब हो जाती है तो उसके लिए लायबल कौन होगा? मैं। अगर उसको मैं तोड़ दिया तो कौन लायबल? मैं कहीं से सामान खरीदने गया, फ्रूट खरीद कर ला रहा हूँ, ठीक, पैसे दे दिया। अब अगर फ्रूट्स के साथ कुछ भी हो, तो मान लीजिए गिर गया, टूट गया, फूट गया, दब गया, तो उसके लिए हम सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सर्टेन गुड्स था और तुरंत आपके पास रिस्क पास हो गया था। यानी कि जिसके पास रिस्क उसके पास प्रॉपर्टी। अगर अनसर्टेन गुड है, अनसर्टेन गुड्स है और अभी उस पर सेल का एग्रीमेंट नहीं बना है, तो कौन, और अगर वो डैमेज हो गया तो कौन लायबल होगा? सेलर लायबल होगा। और कोई फ्यूचर गुड्स है और अभी तक तो वो सर्टेन नहीं हुआ है, फ्यूचर गुड्स, क्रॉप्स ग्रो होने वाला है, आप 10 लाख रुपए दे दिए पहले ही सेलर को कि तुमको मुझको दे देना। अगर वो क्रॉप्स डैमेज हो गई है तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी इन गुड्स किसके पास होगा? वो सेलर के पास ही रहेगा, आपके पास नहीं आया। भले ही आप पेमेंट कर दिए तो आप अपना पेमेंट वापस ले सकते हैं। तो कब आपके पास वो आएगा प्रॉपर्टी इन गुड्स? जब उसको सर्टेन बनाया जाएगा, उस फ्यूचर गुड्स को या अनसर्टेन गुड्स को सर्टेन किया जाएगा और आप उसको परचेज करेंगे, तो तब क्या होगा? रिस्क एंड प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगा। और जब आपके पास आ गया उसके बाद अगर डैमेज हुआ तो आप लायबल होंगे, सेलर लायबल नहीं होगा। अब क्या है, रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल। देखिए इसमें क्या है, अब एक कंडीशन डाल देते हैं कि भाई अगर तुमने नहीं खरीदा, कुछ नहीं, तुमने कुछ गलती की मेरे प्रोडक्ट्स के साथ, मैं तुमको भेज तो रहा हूँ, स्टॉपेज वाला केस है, तो मैं उस सामान को बेच दूंगा। ये चीज़ कौन लिखता है? ये सेलर लिख के रखता है किसमें? एग्रीमेंट में, कि अगर तुम कुछ भी गलत किए और मुझे ये चीज़ पता चला तो जो प्रोडक्ट्स मैं तुमको भेज रहा हूँ मैं उसको सेल कर दूंगा। तो यही है राइट ऑफ डिस्पोजल,
कि सेल करने का राइट होता है एक अनपेड सेलर के पास। रिस्क प्राइम एसेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि देखिए जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वो लायबल होगा, सिंपल। जैसे अगर पेमेंट ले ली है लेकिन जो है रिस्क पास नहीं हुआ है, तो रिस्क पास नहीं हुआ है बायर के पास, और अगर सामान यहाँ से जा चुका है और अगर वो डैमेज होता है तो कौन लायबल होगा? सेलर लायबल होगा। क्यों? क्योंकि रिस्क पास नहीं था। अगर प्रोडक्ट जो है वो नहीं गया है बायर के पास, रिस्क नहीं पास हुआ है, और मेरे पास वो प्रोडक्ट अगर डैमेज हुआ तो कौन लायबल होगा? मैं लायबल होऊंगा। इसमें हम एक क्वेश्चन देखे थे कि एक बायर आया, सामने से बेल्स खरीदा और पेमेंट दे दिया। 60 बेल्स थे ऐसे जिसको वो पैक कर लिया, यानी कि कह लिया कि हाँ इतना तो मैं पैक कर चुका हूँ भाई। अब क्या हो गया कि उसके पास राइट चला गया उतने बेल्स का। अब बाद में सारे जितने बेल्स थे उसके गोडाउन में सेलर के, और इंक्लूडिंग वो बेल्स जो वो बोला था कि ये मैं पैक कर रहा हूँ और पैक करवाया था, सारे डैमेज हो गए। तो कितने के लिए सेलर और कितने के लिए बायर लेवल? तो बायर लेवल सिर्फ उसके लिए जितने पे उसका रिस्क पास हुआ था उसके पास, जितना उसके पास प्रॉपर्टी पास हुआ था, ठीक है। बाकी के लिए सेलर लाइबल। राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट गुड्स, राइट गुड्स के साथ क्या क्या कर सकता है सेलर? अगर आपने एज ए बायर कुछ गलती किया तो उसको उस पर राइट ऑफ लीन यूज कर सकता है, उसको अपने पास रख सकता है, उसको थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है, राइट ऑफ स्टॉपेज यूज सकता है, राइट ऑफ स्टॉपेज यूज कर सकता है। तो ये सारे केसेस हैं जो अगेंस्ट गुड्स कर सकता है। और अगेंस्ट बायर वो क्या क्या करेगा? बायर पे वो क्या करेगा? बायर पे सूट कर सकता है, केस कर सकता है, उस पर डैमेजेस क्लेम कर सकता है, इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। अब कब कब ये राइट्स चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये सुनिए। ये राइट्स तब खत्म हो जाएंगे, मान लीजिए राइट्स ऑफ लीन वो यूज कर रहा है, तो अगर अगर लीन यूज कर रहा है गुड्स पे, और अगर प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी बायर का एजेंट ले चुका है, तो ये वो लीन नहीं यूज कर सकता। वैसे ही थर्ड पार्टी को ये सेल नहीं कर पाएगा अगर एजेंट ने टोटली उस प्रोडक्ट को ले रखा है और पेमेंट के लिए तैयार हो गया है। तो ये सारे केसेस हैं जहाँ पे सेलर जो है वो राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज नहीं यूज कर पाता। राइट ऑफ लीन कब नहीं कर पाएगा? जब प्रोडक्ट जो है एक्चुअली डिस्पैच्ड हो गई है, मतलब इसके अंदर में है ही नहीं, इसके सेलर के पास है ही नहीं प्रोडक्ट, अब वो भेज चुका है, भले बायर के पास जाए ना जाए, ये भेज चुका है, तो राइट ऑफ लीन ये नहीं यूज कर पाएगा अभी। और राइट ऑफ स्टॉपेज, राइट ऑफ स्टॉपेज कब नहीं यूज कर पाएगा? अगर एजेंट जो है वो बायर का वो प्रोडक्ट ले लिया है, तो मान लिया जाएगा कि बायर ने प्रोडक्ट ले लिया है, एजेंट भी लिया तो बायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर तो नहीं ले पाएगा। तो ये सारे थे राइट्स सेलर्स के अगेंस्ट गुड्स। क्या क्या राइट्स थे? कि उसको स्टॉप कर सकता था, उस पर लीन यूज कर सकता था, रीसेल कर सकता। लेकिन केसेस हैं जब वो स्टॉप नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि बायर का एजेंट ले चुका है। वो लीन नहीं यूज कर सकता क्योंकि गुड्स लीन यूज करने के लिए सामान इसके पास होनी चाहिए, और सामान अगर जा चुके हैं तो नहीं यूज कर पाएगा। बायर्स का राइट अगेंस्ट सेलर, ये हम देख लिए कि बायर के साथ अगर कुछ गलती होती है तो वो भी केस करेगा। विंडिकेटिव डैमेजेस के लिए केस कर सकता है, कुछ स्पेशल डैमेजेस के लिए केस कर सकता है, ऑर्डिनरी डैमेजेस के लिए केस कर सकता है, सब कुछ जानते हैं। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? कि पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है, मतलब ट्रू एग्जाम्पल क्या है पार्टनरशिप का? तो देखिए ट्रू एग्जाम्पल यही है पार्टनरशिप का, वहाँ पे एग्रीमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और म्यूचुअल एजेंसी है। इतनी चीज़ें हैं तो ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप मान लिया जाएगा। अब देखिए एल क्या है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी वर्सेस एनपीओ वर्सेस ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ये डिफरेंसेज है, ये आप जानते हैं। कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, कंपनी एनपीओ में क्या डिफरेंस है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या डिफरेंस है। मेन ज्वाइंट हिंदू फैमिली तो इसमें तो फैमिली वर्क करती है, एक छोटे लेवल पर होता है, को पार्टनर्स का लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, लेकिन फर्म में तो सब किसी का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, तो वो चीज़ लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, अब पार्टनर्स के टाइप्स आप जानते हैं। एक्टिव पार्टनर्स जो एक्टिवली इंगेज रहते हैं बिजनेस में, नॉमिनल पार्टनर जो अपना नाम सिर्फ दिए रहते हैं बिजनेस में, एक होते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट जो सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर होते हैं, एक होते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट क्या होता है? कि आप पार्टनर नहीं हैं लेकिन आप किसी बिजनेस के पार्टनर्स के साथ हैं, और वो आपको बोल रहा है किसी थर्ड पार्टी के सामने कि देखो ये भी पार्टनर है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, ये भी पार्टनर है मेरा, और आप चुपचाप है कि हाँ हाँ मैं तो नहीं हूँ, फिर भी मैं चुपचाप हूँ। तो आगे अगर फर्म ने गलती की, सुनिए ए बी सी फर्म है, 3 वहाँ पे पार्टनर है ए बी सी। अब 3 में से ए जो है वो आपके पास आया, आप उसके पार्टनर नहीं है, बोला कि चलो ना मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है सप्लायर के साथ, और वो सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बोला कि ये भी पार्टनर है, आपके लिए भी बोल दिया कि ये भी पार्टनर है, ए बी सी में ये भी पार्टनर है, और आप है नहीं, लेकिन आप चुप रह गए वहाँ पे, तो आप भी पार्टनर हो गए बाई होल्डिंग आउट। अगर वो ए बी सी बाद में कुछ भी सप्लायर के साथ गलत करता है, ये क्वेश्चन था कि सप्लायर बाद में सप्लायर के साथ गलत हुआ तो आप भी लायबल होंगे, पार्टनर बाई होल्डिंग आउट हैं आप। एक्ट बाय एक्ट्स डन बाई पार्टनर बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड पावर। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी पार्टनर जो है वो अपने एक्ट के बियॉन्ड काम कर सकता है। मतलब जनरल रूल ये कहता है कि कोई भी पार्टनर जिसको राइट एंड ड्यूटीज दिया गया है उसके बियॉन्ड काम नहीं करेगा, लेकिन देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे वो कर सकता है। जहाँ पर हम देखे थे पार्टनरशिप में कि सामान का प्रोडक्ट घट रहा था और पार्टनर जो एक था वो बाहर गया था, और उसी वही पार्टनर जो है वो ये बात कह सकता था कि हाँ ये इसको बेचना है या भी इसको रखना है। मतलब अगर ए बी सी 3 पार्टनर है तो
सी से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी था अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेचना चाहते हैं तो, और सी चला गया विदेश और अब प्रोडक्ट बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, आप सेल नहीं करेंगे तो पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इस केस में ए और बी क्या करेंगे, खुद से सेल कर लेंगे। उनको पावर नहीं है सेल करने का, पावर किसके पास है, सी के पास, सी का परमिशन लेना। लेकिन वो, क्योंकि वो जो सेल कर रहे हैं कम प्राइस पे ही अभी सेल कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट, क्योंकि जो है बिजनेस डाउन जा रही है, विदाउट परमिशन ऑफ सी, तो ये सही रहेगा। क्योंकि कुछ भी चीज़ जो विद इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म या फिर फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ फर्म अगर किया जाता है, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फर्म किया जा रहा है, तो वो पार्टनर के लिए वो एक प्रॉपर एक्ट माना जाता है, वो बियॉन्ड एक्ट नहीं माना जाता। मतलब अगर मैं पार्टनरशिप में हूँ, मुझे कहा गया कि देखो भाई अगर तुम कोई भी सामान बेचोगे ना 10 लाख से नीचे, तो तुम सी से पूछ लेना। अब सी गया है विदेश और अभी बिजनेस एकदम डाउन चल रहा है, बेचने की कगार पर है, मैं सामान नहीं बेचेंगे कम दाम पे तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, तो मैं सी से बिना पूछे भी बेच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बेच रहा हूँ, उससे मेरे कंपनी या फिर मेरे बिजनेस को बेनिफिट हो रही है। तो बेनिफिट के लिए आप बियॉन्ड पावर जा सकते हैं। अब पार्टनर का एक्सपल्जन देखिए, पार्टनर को बेवजह एक्सपल नहीं कर सकते। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि 3-4 पार्टनर्स हैं और एक की बीवी वहाँ पे आई और एक पार्टनर उससे लड़ गया। तो एक बोला कि मेरी बीवी से लड़ रहा है, रुको, बाकी पार्टनर से मिलकर वो चाहता है कि एक पार्टनर जो मेरी बीवी से लड़ा उसको बाहर कर दे, और वो लोग बाहर कर भी दिए। देखिए केस, तो क्या ऐसा ही है? तो देखिए, पार्टनरशिप में किसी को अगर आप बाहर कर रहे हैं तो उसको इस बेस पे नहीं आप कर सकते कि ये जो है वो बिजनेस से नहीं रिलेटेड है। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है, अगर वो इन द फेवर ऑफ बिजनेस है, उसका एक्सपर्ट होना, तब आप कर सकते हैं एक्सपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि इन फेवर ऑफ फर्म आप किसी का एक्सपल्जन कर सकते हैं, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म आप उसको एक्सपल कर सकते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप उसको बाहर कर रहे हैं तो चांस ऑफ बीइंग हियर्ड जरूर होनी चाहिए। मतलब उसको एक चांस दीजिए अपनी बात कहने का। तो जो वो केस था जिसमें अपनी उसकी बीवी के साथ लड़ाई हो गया था एक पार्टनर को, तो सामने वाला पार्टनर बोला कि मेरी बीवी के साथ लड़ गया, इसको बाहर कर दो, और सभी लोग मिलकर बाहर कर दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये रूल नहीं कहता, पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता इस चीज़ को, कि रूल जो बाहर आप कर रहे हैं वो विद इन द स्कूप एंड द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म होनी चाहिए। माइनर इन द फर्म, अब देखिए माइनर अगर फर्म में आ रहा है तो भाई वो बुक्स भी इंस्पेक्ट करेगा, और उससे बड़ी चीज़ ये जो है बेनिफिशियरी होगा हमेशा। प्लीज द माइनॉरिटी, हमेशा इसको छोटा ट्रीट किया जाएगा। अगर फर्म में आप किसी माइनर के साथ, हम जानते हैं कि वाइड अब इश्यू होता है स्टार्टिंग से, किसी के साथ माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर दिया पार्टनरशिप फर्म में, तो जब अगर पार्टनरशिप फर्म पे केस होगा तो सारे पार्टनर पे होगा, माइनर पे नहीं होगा। और माइनर चाहे तो सारे पार्टनर्स पे केस कर पाएगा और सारे लायबल हो जाएंगे। इवन अगर बिजनेस बंद भी हो रहा है तो जितना उसका शेयर है वो उतना शेयर लेगा ही लेगा, और बुक्स भी कुछ कुछ इंस्पेक्ट कर सकता है। यानी कि टोटली माइनर जो है वो आराम से इंजॉय करता है। दूसरी चीज़, अगर वो मेजोरिटी हो जाता है, बाद में वो मेजर हो जाता है, मतलब उसकी उम्र बढ़ गई, तो वो वहाँ पे उसके पास चांस है वो पार्टनर भी बन सकता है विद इन 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ गिविंग अ पब्लिक नोटिस देगा 6 महीने के बाद मेजोरिटी बनने के बाद, और वो पार्टनर भी बन सकता है। अब फर्म एंड पार्टनर्स लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पर्सन, देखिए अब फर्म अगर कोई गलती कर रहा है थर्ड पार्टी के प्रति तो सारे पार्टनर्स लायबल होंगे, ठीक है। अब कोई एक पार्टनर फर्म के बिहाफ पे अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ गलत कर रहा है और थर्ड पार्टी इस चीज़ के लिए नोन है, तो सारे पार्टनर और फर्म भी लायबल होगा। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखे थे कि पार्टनरशिप है, उसमें एक आदमी गया और पार्टनरशिप के काम से ही, मतलब बिजनेस के काम से ही सामने वाले से सामान परचेज किया और उसको पर्सनली यूज कर रहा है, तो बताइए कौन लायबल होगा, फर्म लायबल होगा या वो पर्सनली? फर्म लायबल होगा। क्यों? क्योंकि उसने अंडर द कोर्स ऑफ बिजनेस, अंडर द कोर्स ऑफ फर्म काम किया है। यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी है, सारे लायबल होते हैं, और थर्ड पार्टी के लिए सारे फर्म, पूरे फर्म और सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। वहीं पे हमने बात किया था कि वो थर्ड पार्टी के साथ गलत तो कर रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी को पता है कि फर्म ने इसको इस चीज़ के लिए अलाउंसेज नहीं दे रखा है। मतलब थर्ड पार्टी को पता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है उसके पास, कि इस इंसान जो पार्टनर है इसके पास इतना कैपेसिटी नहीं कि वो ये चीज़ खरीद सकता है, फिर भी आप उसको खरीदने दे रहे हैं कि हाँ तुम मेरे से ये चीज़ ले जाओ, तो वो पर्सनली लायबल होगा पार्टनर। उस केस में आप फर्म को लायबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वो फैक्ट को नोन थे कि इस पार्टनर का एक इतना पावर नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती उसको सामान सप्लाई करिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होता है? मान लीजिए सारे अनसाउंड माइंड हो गए, या पार्टनरशिप किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए बना था, वो पीरियड एक्सपायर हो गया, कंटिन्यूस लॉस चल रहा है, या इलीगल पर्पज़ के लिए आप कर रहे हैं, और क्या था, पब्लिक अपोज के लिए कर रहे हैं, इनेमी ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड विद इनेमी, तो ये सब में आपको बंद किया जा सकता है फर्म को। एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन जिसमें हम देखे थे, एलएलपी क्या है, जिसमें पार्टनरशिप का भी फीचर होता है और कंपनी का भी फीचर होता है।
अब इनकॉर्पोरेट कैसे होता है, उसमें नेम रिजर्व करते हैं, हर डिटेल लेते हैं, आरओसी के पास सबमिट करते हैं, आरओसी टाइम देता है और उसके बाद हम इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट, मतलब इनकॉर्पोरेटर माना जाता है, जिसमें हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स फिर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सभी का राइट्स एंड ड्यूटीज़ होता है, उसके बाद नाम में मतलब फर्म के नाम में एलएलपी लगा दिया जाता है और इसके कारण सबके लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है। डिस्टिंक्शंस मतलब बाकी से कैसे डिफरेंट है, ये चीज़ मैं कहना चाहता था। ये बाकी से कैसे, जैसे कि कंपनी से कैसे डिफरेंट है, ये फर्म से कैसे डिफरेंट है। सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी, ये केस लॉ है। तो सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी क्या कहता है कि कॉर्पोरेट विल थ्योरी एक है। कॉर्पोरेट विल थ्योरी मतलब पार्टनर जो मेंबर्स हैं कंपनी के, अब कंपनी के चैप्टर में हम आ गए, कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अगर गलत करते हैं तो कंपनी लायबल नहीं होगा। एक मेंबर के गलती करने से दूसरे मेंबर्स भी लायबल नहीं होंगे, या अगर कंपनी गलती करती है तो इसके मेंबर्स लायबल नहीं होंगे। यानी कि म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे नहीं है जो फर्म में होता था। सिंपल, तो ये हो गया सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी। लेकिन ये क्या कहता है, ये कॉर्पोरेट विल थ्योरी में आता है। कॉर्पोरेट विल थ्योरी क्या कहता है कि मेंबर्स कंपनी से अलग है, कंपनी मेंबर से अलग है। अगर कंपनी कुछ गलत करती है तो मेंबर लायबल नहीं होंगे, मेंबर कुछ गलती करते हैं तो कंपनी लायबल नहीं होगी, यानी कि सभी पर्सनली लायबल होते हैं, लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एक्सेप्शन क्या है इसका, जहाँ पे मेंबर भी लायबल हो जाएंगे और कंपनी भी, यानी कि अगर कंपनी ने गलती की तो मेंबर लायबल, या फिर मेंबर ने गलती की तो कंपनी लायबल। ज़्यादातर मेंबर ही गलती करते हैं। क्या करते हैं, केसेज है इसका, फर्स्ट टू डिवाइड द प्रॉफिट और टू मेंटेन द टैक्स। अगर आप टैक्स टू रिड्यूस द टैक्स, अगर आप टैक्स रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं कि आपको तो पता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है बिजनेस, अगर आप बिजनेस कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब कंपनी कुछ गलत कर रही है तो हम लायबल नहीं होंगे। ठीक, इतना पता है आपको कि कंपनी कुछ गलत कर रही है तो हम लायबल नहीं होंगे, अगर हम गलती करें तो कंपनी लायबल नहीं होगी। तो क्या करता है एक आदमी कि सोचता है कि कंपनी में 4-5 सब्सिडरी और कंपनी बना लेता हूँ, और जो मुझे 5 लाख का अर्निंग हो रहा है, तो आपको पता है 2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्स लगता है, तो अगर मैं 5 और सब्सिडरी बना लूँ और इस 5 लाख को उन सारे में 1-1 लाख ट्रांसफ़र कर दूँ, तो हर सब्सिडरी का कितना इनकम दिखेगा, 1-1 लाख। तो 1-1 लाख तो टैक्सेबल है नहीं, 1 लाख इनकम, तो ये तो टैक्स से बच जाएगा। हालांकि इसका बिजनेस एक ही मेन बिजनेस है, सोचिए एक मेन आपके पास बिजनेस है जिसमें आपका 5 लाख इनकम हुआ, यानी कि 2.5 लाख टैक्सेबल था आपका, 2.5 से 5 लाख तक टैक्सेबल स्टार्टिंग है। लेकिन आप क्या किए, 5 सब्सिडरी फॉर्म कर दिए और सब में 1-1 लाख ट्रांसफ़र कर दिए, तो सारे सब्सिडरी तो कंपनी की तरह ही हैं। अब उस सारे सब्सिडरी में जब जाएगा, इनकम टैक्स वाला बोलेगा कि नहीं नहीं, इसका तो 1 लाख की इनकम है, इसका भी 1 लाख इनकम है, इसका भी 1 लाख इनकम है, इसका भी नहीं नहीं, ये टैक्सेबल है ही नहीं। हर एक इंडिविजुअल कंपनी के पास जाएगा, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका डी, ई, ऐसे। तो क्या वहाँ पे इनकम उसको 2.5 लाख दिखेगा, 5 लाख नहीं, हर में 1-1 लाख दिखेगा, तो ये 5 लाख इसका बच जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन लॉ क्या कहता है कि अगर आपने ऐसा किया है, कंपनी फॉर्म करके उसके बाद सब्सिडरी फॉर्म किया टैक्स बचाने के लिए, तो आपका कंपनी तो लायबल होगा ही होगा, आप भी लायबल होंगे। यानी कि आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा और आपको सारे पैसे, यानी जितना आपको चार्ज लगाती है कंपनी या फिर एनसीएलटी, उतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। मतलब साफ है कि कॉर्पोरेट विल थ्योरी जो कहता था कि अगर कंपनी गलत कर रहा है तो आप लायबल नहीं होंगे, या आप गलती करें तो कंपनी लायबल नहीं। तो यहाँ पे जो ये सारी कंपनियाँ गलती कर रही है, 1-1 लाख डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो कंपनियाँ गलत करी, आप तो नहीं गलती करें। लेकिन डॉक्ट्राइन कहता है कि सब्सिडी फॉर्म करके अपना जो डिस्ट्रीब्यूट करें इनकम, तो आप लायबल होंगे। दूसरा केस ट्रेड विद इनेमी, अगर आप कोई इनेमी के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या आप भी लायबल हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल लायबल होंगे। अगर आप कंपनी के थ्रू क्या करें, कुछ इलीगल धंधा कर रहे हैं, तो आपको भी लायबल कर दिया जाएगा, सिर्फ कंपनी को लायबल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंसान को पता है कि कंपनी ही लायबल होती है, मैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी हूँ, कंपनी से मैं गलत करवाता हूँ खुद बच जाऊँगा। तो नहीं, यहाँ पे केसेस है जहाँ पे अगर आपने कंपनी से गलत करवाया तो आप भी लायबल हो जाएंगे। केसेस क्या क्या था मैं डिस्कस किया कि टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर आपने ऐसा किया, इलीगल धंधा करने के लिए, ट्रेडिंग विद इनेमी करने के लिए, ये सब कुछ केसेस अगर आप कर रहे हैं तो क्या होगा, आप लायबल हो जाएंगे और कंपनी भी लायबल होगी, क्योंकि कंपनी और आप सिमिलर मान लिए जाएंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अब डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि जब एक बिजनेस जो है किसी आउटसाइडर से, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट की, मान लीजिए कंपनी है एक्स, वो बाहर जो है सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट की, या फिर कोई क्रेडिटर से कि तू मुझे 50 लाख रुपए दो, वो 50 लाख रुपए दे दिया। अब 50 लाख रुपए दे दिया तो क्या हुआ कि कंपनी जो 50 लाख रुपए दी, इसका काम था सिर्फ और सिर्फ 40 लाख लेने का। जरा सा सुनिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्टिव क्या था, 40 लाख लेने का, इसके पास यही ऑब्जेक्टिव था, फिनेंशियल कंपनी था, ये पैसा लेता था। तो जब सामने वाली पार्टी इसको 50 लाख दी, तो बाद में पता चला कि नहीं नहीं, इसको जो है 40 लाख ही देना चाहिए था, इसका ऑब्जेक्टिव ही मेन यही है। इसका मेमोरेंडम ये कहता है, मेमोरेंडम स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा, ये जो है वो 50 लाख ही ले सकती है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकती। ठीक है, या फिर इस केस को आप ऐसे समझिए कि सामने वाली एक स्टील की कंपनी है,
स्टील का वो काम करती है, इसका उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टील। तो जब उसका ऑब्जेक्टिव स्टील सेल या परचेज करने का है तो उसको क्या लेना चाहिए, स्टील ही लेनी चाहिए हमेशा, और बेचना भी स्टील ही चाहिए। लेकिन वो एक कंपनी के पास गई और पैसे लेने लगी कि नहीं मेरी कंपनी पैसे लेने वाली है, आप पैसे दे दें। तो सामने वाली कंपनी बोली ठीक है ले जाओ पैसे। और बाद में क्या हुआ कि जब वो पैसे मांगने गई स्टील कंपनी से तो बोला कि नहीं मेरा काम तो स्टील का है भाई, मैं तो तुमको पैसे दूंगा नहीं, तुमने मुझे पैसे क्यों दिए थे। तब आप कर दिए केस, बाहर वाला केस किया कि देखिए सर एक स्टील कंपनी है, स्टील लेती थी वो, अपना ऑब्जेक्टिव में मेंशन करके रखिए, मुझसे पैसे ले गई कि मुझे पैसे दे दो, और अब वो पैसे नहीं रिफंड करे। तो पता है कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट ये बोलेगा कि भाई साहब जब आपको पता है उसका मेमोरेंडम जो है वो ये कहता है कि उसका ऑब्जेक्टिव ही स्टील का है, तो भाई आप उसको पैसे फिनांस वाला काम क्यों दिए। मतलब आपसे स्टील खरीदती तो समझ में आता, आप उसको पैसे क्यों दिए। मतलब वो तो ऑब्जेक्टिव के बाहर गया ही, वो तो अपने पावर के पास चला, पावर के ओवर चला ही गया, आप क्यों उसको सप्लाई किए। और इसमें क्या कह देगा कि आपको जो है वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस मिला हुआ है, मतलब आपने उस ऑब्जेक्टिव को देख रखा है। कोर्ट क्या कहेगा कि ये एक आउटसाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है कि आप जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके मेमोरेंडम देखें, उसका ऑब्जेक्टिव देखें, बाकी चीज़ें इंटरनल चीज़ें नहीं देखें, किसके पास कितना पावर है क्या है, ऑब्जेक्टिव देखें। और अगर वो सामने वाली कंपनी आपसे ऑब्जेक्टिव के अलग कुछ चीज़ें ले रही है तो मत लें, और अगर आपने उससे अलग चीज़ें उसको प्रोवाइड की है तो आप भी लायबल होंगे। यानी कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि बाहर वाला आदमी जो है वो सब कुछ जान रहा था फिर भी जानबूझकर उसने गलती की तो बाहर वाला भी लायबल नहीं होगा, अंदर वाला तो लायबल होगा ही नहीं। लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या केस होता है, ये होता है अल्ट्रा वायर्स के केस में। अल्ट्रा वायर मतलब जब कंपनी अपना बियॉन्ड ऑब्जेक्टिव जाती है, तो कंपनी यहाँ पे बियॉन्ड ऑब्जेक्टिव गई ना, मान लीजिए कि आपका स्टील का कंपनी है, आप किसी फिनेंस पैसे के लिए किसी बिजनेस के पास चले गए, मुझे पैसे दो मेरा पैसे का बिजनेस है, तो वो भी सोचेगा ना कि इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मेमोरेंडम दिखाओ अपना किस चीज़ का बिजनेस है। अब आप मेमोरेंडम ही नहीं देखें या फिर देखे और फिर भी उसको पैसे दे दिए, भाई उसका काम स्टील का है तो तुम उसको स्टील सप्लाई करो ना, बाकी पैसे तुम क्यों दे रहे हो। अगर बिजनेस वाला फिनांस वाला काम तुम करने लगोगे तो ये तो गलती किया ही, ये तो कोर्ट की नज़र में गलत है बिजनेस, लेकिन आपको भी कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि कोर्ट कहेगी कि तुमने ऑब्जेक्टिव देखा था उसका, आप बोलेंगे कि हाँ, या फिर ना बोलेंगे तो क्यों नहीं देखा, वो तो मेमोरेंडम होता है, पब्लिक पब्लिक नोटिस होता है, उसको तुमको देखना चाहिए था, नहीं देखा तो तुम लायबल। अब देखिए एनपीओ बियॉन्ड ऑब्जेक्टिव, अब देखिए एनपीओ एक सेक्शन 8 कंपनी होती है, उसको कहा जाता है कि तुम कुछ भी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करोगे, कुछ भी मेंबर्स को पैसे नहीं दोगे, या जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है वही तुम करोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो मेंबर को डिविडेंड दे देती है या फिर कुछ अपने ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड चली जाती है, जैसे केसेस आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा ही केस देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, तो होगा ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाइसेंस इसको इश्यू करती है एनपीओ का, वो लाइसेंस रद्द कर देगी और उसको उसको क्या बोलेगी कि देखो भाई अब तुम एनपीओ नहीं रहोगे, तुम्हारा लाइसेंस खत्म, अब या तुम प्राइवेट कंपनी बन जाओ, लेकिन बनना भी तो सिमिलर काइंड का, जो अभी बिजनेस कर रहे हो वैसा ही बिजनेस आगे करना, ठीक है, बस यही। अब ओपीसी, ओपीसी में नॉमिनी क्या होता है, देखिए 1% कंपनी क्या होता है, 1% कंपनी जो कि नेचुरल पर्सन के द्वारा क्रिएट किया जाता है, नेचुरल पर्सन ही उसके नॉमिनी हो सकते हैं। अब नॉमिनी होने के लिए क्या है, क्या यहाँ पे रेसिडेंट होंगे, अगर आपने परमानेंटली इंडिया से लीव ले लिया है तो आप जो है वो यहाँ पे नॉमिनी नहीं रहेंगे। हम के क्वेश्चन देखे थे कि एक्स जो है वाई को नॉमिनी बनाया और वाई जो है परमानेंटली इंडिया को छोड़ रहा है, तो वाई जो है नॉमिनी नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंट होने की बहुत ज़रूरत होती है। और केस देखे थे कि क्या माइनर नॉमिनी हो सकता, तो माइनर नॉमिनी कभी नहीं हो सकता। और केसेस देखे थे कि जो नॉमिनी है वो जो बाहर तो चला गया लेकिन वो चाहता है फिर से कि यहाँ पे आकर रेसिडेंशियल स्टेटस मेंटेन करके रखे, तो क्या वो यहाँ पे बन सकता है नॉमिनी, तो जी हाँ, अगर वो रेसिडेंट फिर से बन सकता है तो बन जाएगा। कन्वर्जन, देखिए एनपीओ जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। प्राइवेट कंपनी मतलब जब ये अपना प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल के बियॉन्ड चली जाती है तो ये आराम से प्राइवेट कंपनी बन सकती है, ठीक है। लेकिन ये एनपीओ नहीं बन सकती है, स्ट्रिक्टली गिवन है, एनपीओ नहीं बन सकती। सुन लीजिए, क्वेश्चन में पूछ देगा कि क्या प्राइवेट कंपनी बन सकती है, तो आप लिखिएगा हाँ। क्या ये एनपीओ बन सकती है, नहीं। क्या इसमें नॉमिनी जो है वो माइनर हो सकता है, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। अब सब्सिडरी होल्डिंग और एसोसिएट का केस क्या है, देखिए अब यहाँ पे लिखा रहेगा कि एक कंपनी है, पहले मैं मतलब समझा देते हैं। सब्सिडरी कंपनी मतलब मैं एक कंपनी हूँ और मेरा जो शेयर है, शेयर मतलब प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों 10,000 का है, और अगर कोई 5,000 एक शेयर 5,001 शेयर कोई कंपनी मेरा शेयर हेल्ड करती है या होल्ड करके रखती है, तो मैं बन गया सब्सिडरी और वो बन गया होल्डिंग। होल्डिंग और सब्सिडरी बनने का मेन कैसे कि अगर एक कंपनी सामने वाले की कंपनी में अगर मोर देन 50% शेयर, मोर देन हाफ ऑफ द शेयर अगर वो रखी है, शेयर नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स या फिर कन्वर्टिबल डिवेंचर्स पे नहीं जाइएगा, या फिर नॉन कन्वर्टिबल प्रीफरेंस पे नहीं जाइएगा, यहाँ पे क्या है, कन्वर्टिबल प्रीफरेंस होनी चाहिए
या फिर प्रीफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, ये सारे को मिलाकर अगर 100% और उसका सामने वाली कंपनी मोर देन हाफ हेल्ड कर रही है, तो जो मोर देन हाफ हेल्ड कर रही है वो क्या हो जाएगी, होल्डिंग, और जिसका मोर देन हाफ दूसरे के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है वो हो जाएगी सब्सिडरी। एसोसिएट मतलब जिसका दूसरे कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब जो 20% या 20% से ज़्यादा वोटिंग राइट कंट्रोल करके रखा हो किसी बिजनेस में, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे एसोसिएट कंपनी। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि एक से कंपनी है जिसका 10,000 मान लीजिए कि शेयर है, जिसमें प्रीफरेंस भी है और इक्विटी भी, और कोई कंपनी इसका 10,000 में से 6,000 शेयर हेल्ड करके रखी है, तो ये जो 6,000 हेल्ड करके रखी है ये हो जाएगी होल्डिंग किसका, ये 10,000 वाले का। क्यों, क्योंकि 50% से ज़्यादा शेयर्स इसके पास है। ये हो गया। दूसरा केस था कि 10,000 तो शेयर्स है, इसमें नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स जो है वो भी है लगभग 10,000 का, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स भी है और शेयर्स भी है, और आप हेल्ड करते हैं पूरा डिवेंचर्स, पूरा नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, और इसमें से 40,000, तो क्या आप यहाँ पे होल्डिंग बनेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो होल्डिंग बनता है वो सिर्फ शेयर पे बनता है, ना कि नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स पे या फिर नॉन कन्वर्टिबल प्रीफरेंस पे। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जो 10,000 वाला है इसमें सारे इक्विटी हैं, ठीक, इक्विटी और प्रीफरेंस, और अगर इक्विटी और प्रीफरेंस में अगर आप हेल्ड करते मोर देन 50%, मोर देन हाफ, तो आप बनते होल्डिंग, और अगर आप खूब इसका नॉन कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयर्स है या डिवेंचर्स उसको आप पूरा ही हेल्ड करते हैं तो भी आप नहीं बनेंगे होल्डिंग, मेन इक्विटी है। आगे क्वेश्चन देखिए, वैसे ही एसोसिएट में देखा कि 20% अगर वोटिंग राइट आपके पास है किसी भी बिजनेस, किसी भी कंपनी का, तो आप उसका एसोसिएट हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता क्या है कि कोई भी पावर या फिर आपका इंटरनल अफेयर्स, ये जो है आउटसाइडर नहीं भी जानेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब कि कंपनी जो है वो अपने इंटरनल अफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इंटरनल अफेयर या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। तो इसमें लिख सकते हैं कि एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ईच एंड एवरी इंटरनल अफेयर्स आर द फैक्टर्स विच मेक्स अ कंपनी लायबल नॉट आउटसाइडर। मान लीजिए कि आप एक आउटसाइडर है, कंपनी के साथ आप गए कॉन्ट्रैक्ट करने की, मैं मुझे आप सामान दीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपए बाद में दे दूंगा, कंपनी ने आपको सामान दे दिया, बाद में आप आए सामान जमा करने, ऐसा ही क्वेश्चन भी है। तो वहाँ पे एक कंपनी का आदमी मिला, वो बोला कि ठीक है मुझे दे दो ना 10 लाख, यार मुझे भी तो कंपनी अपॉइंट करके ही रखी है, मैं ले सकता हूँ पैसे, आप 10 लाख दे दिए, बाद में चले गया। तो फिर क्या कंपनी बोली, आपको कॉल की कि भाई साहब तुम पैसे जो जिसको दिए हो ना, हमें उससे मतलब नहीं है, उसको 10 लाख लेने की पावर नहीं है, तो मुझको फिर से 10 लाख रुपये दो। तो ये क्या कहेंगे आउटसाइडर, ये केस होगा तो कोर्ट कहेगा कि देखो भाई तुम किसको अपने कंपनी में रखे हो जिसको 10 लाख रुपए लेने के पावर रखे हो या 20 लाख लेने के पावर रखे हो, इतना कुछ थोड़े ना सामने वाला इंस्पेक्ट करेगा। वो पैसे दे दिया तो ये आपका इंटरनल अफेयर है कि इसके पास कितना पावर है, ये आप लोग डिसाइड करते हैं अपने रिजोल्यूशन पास करके, तो ये आपकी लायबिलिटी है। सामने वाला अगर दे दिया है ये चीज़ सोचकर कि ये ऑथराइज है, तो ये ऑथराइज ही माना जाएगा और सामने वाले सब दोबारा पैसे नहीं मांगेंगे। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि ऊपर वाला जो केस था उसमें सामने वाला पैसे दे रहा था और बाद में उसको नहीं मिल पा रहा था और रिस्पॉन्सिबल भी नहीं था कंपनी, क्यों, कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला, उसमें बियॉन्ड ऑब्जेक्टिव गया है। याद रखिएगा यहाँ पे इंटरनल पावर की बात कर रहा है कि हाँ सामने वाले के पास पावर नहीं था, तो बाहर वाला थोड़ा ना जान रहा है कि किसके, आपके किस इंप्लॉई या फिर किस वर्कर के पास कितना पावर है, किस ऑफिसर के पास कितना पावर है, तो बाहर वाला बच जाएगा और कोई भी ज़रूरत नहीं है उसको, वो केस उस पर नहीं होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाले केस में क्या था कि ऑब्जेक्टिव ही कंपनी का था कि मैं कुछ और करूंगा, और आप उसको, और वो जो ऑब्जेक्टिव है वो पब्लिकली नोटिस रहता है। जैसे इंटरनल पावर तुम नहीं कही, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट तो नहीं है, तो इंटरनल अफेयर होता है किसी का पावर। तो अगर कंपनी में जो भी ऑफिसर्स हैं, इंचार्ज है, उनका जो है वो क्या होता है, वो इंटरनल ये सब कुछ लिखा रहता है कि हाँ किसके पास कितना पावर है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हो तो ऑब्जेक्टिव तो मेमोरेंडम में लिखा रहता है, इंटरनल चीज़ें आर्टिकल में लिखा रहता है, मेमोरेंडम में क्या लिखा रहता है, जो भी चीज़ें ऑब्जेक्टिव है वो चीज़ें। तो जब चार्टर्ड है मेमोरेंडम और वो पब्लिक नोटिस है और आप उसको पढ़े ही नहीं और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, और तो आप लायबल हो जाएंगे, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मान लिया जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इंटरनल अफेयर कुछ कंपनी का है, तो इंटरनल अफेयर तो आप जानते नहीं है, तो पब्लिक नोटिस होता नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट थोड़ा ना होता, तो इसके लिए आप लायबल नहीं होते हैं। तो ये था अब डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, मतलब कंपनी जब भी कोई काम बियॉन्ड करती है अपने ऑब्जेक्टिव से तो ये हो जाता है अल्ट्रा वायर। तो कंपनी तो बियॉन्ड की, लेकिन अगर ये इस बियॉन्ड जाने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी से की है तो वो थर्ड पार्टी भी लायबल होगा और उसे कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अल्ट्रा वायर्स कंपनी तभी करती है जब ये ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड जाती है,
और ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड अगर कंपनी गई है तो ऑब्जेक्टिव जो है वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो वो तो हर कोई जान जाएगा कि हाँ हाँ अच्छा ये बियॉन्ड पावर काम कर रही है, इसके साथ बिजनेस मत करना। लेकिन आप फिर भी इसके साथ बिजनेस करते हैं तो आप भी लायबल माने जाएंगे भाई साहब, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम जैसे कि मैं बोला कि चार्टर्ड होता है, एक कंपनी के उसके ऑब्जेक्टिव, उसके क्लॉजेज, उसके कैपिटल, सब चीज़ डिस्कस रहता है, लेकिन पावर इसमें डिस्कस नहीं रहता कि पावर किसके पास कितना है। ये सब कुछ तो इंटरनल चीज़ें हैं यार, कि कौन एम्प्लॉय कितना काम करेगा, किसके पास कितना पावर है, कौन ऑफिसर क्या करेगा। तो इंटरनल चीज़ों में प्रॉब्लम अगर होती है, इंटरनल वजह से कुछ प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो कोर्ट क्या कहेगा कि तुम्हारा इंटरनल प्रॉब्लम है ना, कंपनी तुम समझो आउटसाइडर को जो करना था वो कर चुका है, आउटसाइडर लायबल नहीं होगा। लेकिन जो मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम में क्या क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ गलत हुआ है और थर्ड पार्टी कोई आउटसाइडर को दिक्कत हुआ तो आउटसाइडर भी लायबल माना जाएगा, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये जो है पब्लिक नोटिस होता है भाई, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम, जिसमें हर चीज़ लिखा है कि कंपनी क्या क्या करेगी। जैसे इंटरनल में नहीं लिखा रहता, इंटरनल वाला तो इंटरनल है ही, पावर वावर का थोड़े लिखा रहता है कि इस आदमी के पास इतना पावर है, इस आदमी के पास उतना पावर है, ये चीज़ तो प्रिंटेड नहीं रहता बाहर। लेकिन ये चीज़ जरूर प्रिंट रहता है, मेमोरेंडम जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसमें हमेशा ये प्रिंट रहता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लॉजेज कितने हैं, इसकी लायबिलिटी कितनी है, ये सब मेंशन रहता है। लेकिन पावर एक पार्टिकुलर पर्सन का मेंशन नहीं रहता। तो क्योंकि मेमोरेंडम में यहाँ पे पावर स्पेसिफाइड रहता है कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे अगर आउटसाइडर बेचारा जबर कैसे भी इससे साइन कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट, तो कोर्ट कहेगा कि देखो भाई पब्लिक नोटिस में तो इसका लिखा हुआ है कि ये इतना ही ये काम कर सकता है और आपने इसके साथ दूसरा काम किया, तो आप लायबल हैं। आपको पहले ही देखना चाहिए था ऑब्जेक्टिव में कि ये क्या काम करता है, और आप तो उसके कहने पे चले गए। हाँ, लेकिन अगर इंटरनल चीज़ें हैं, मतलब कुछ इंटरनल कंपनी का अफेयर है, किसी इंचार्ज को आपने पेमेंट किया है, तो वो ठीक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल अफेयर्स जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती। मेन चीज़ें ये है। अब इंडोर मैनेजमेंट का भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कि कुछ कुछ केसेस हैं जहाँ पे ये खुद नहीं लायबल होती, लेकिन खुद नहीं लायबल होती क्योंकि इसके इंटरनली प्रॉब्लम ही हो जाते हैं। जैसे कि कोई फॉर्जरी हो गया, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी हो गया, सस्पिशियसनेस हो गया, तो ऐसे ऐसे केसेस में वो खुद लायबल होती है, इंटरनल मैनेजमेंट लायबल नहीं होती। तो ये इंटरनल फैक्टर्स था। BCR में आपको इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए कम्युनिकेशन देख लीजिए, मई 2024 में तो ये गायब हो जाएगा, जून 2024 में कम्युनिकेशन का चैप्टर, नोट मेकिंग एक बार, फॉर्मल लेटर, रेज्यूमे, आर्टिकल, रिपोर्ट और प्रिसाइज बता देता हूँ। कम्युनिकेशन में आपको प्रोसेस पूछ सकता है, इसका टाइप पूछ सकता है, नेटवर्क वेटवर्क वाला, या फिर ये पूछ सकते हैं पेमेंट क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है, कैसे आप प्रोजेक्ट्स के पेंटिंग के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे आप बेस्ट कम्युनिकेटर बन सकते हैं, क्या क्या बैरियर है ये देखिए। नोट मेकिंग में हम देखे थे कि क्या है, बहुत बड़ा एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें से क्या करते हैं, एक लाइन लिखें, फिर इससे रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें होती है उसका ऐसे ऐसे छोटा छोटा पॉइंट बना के लिख देते हैं। फिर देखें कि दूसरा लाइन अब इससे मैच नहीं कर रहा था, तो उसका अलग एक हेडिंग बना दी और उससे जितना रिलेट हो रहा है सब नीचे नीचे लिखते जाए। और ये सारी चीज़ें जो लिख रहे हैं वो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब एब्रीविएशन में लिखते रहेंगे सारी चीज़ों को। लिखने के बाद हम बता देंगे कि ये मैंने एब्रीविएशन ऊपर यूज किया है, और फिर एक फुल फ्लेज्ड बना देंगे इसका समरी टाइटल देकर, बस। अब अगला फॉर्मल लेटर जैसे हम लेटर लिखते हैं कि अपना एड्रेस डालते हैं, फिर डेट डालते हैं, फिर सामने वाले का, फिर सैल्यूटेशन सब कुछ अब लिख देते हैं, वो हो गया फॉर्मल लेटर। फिर रेज्यूमे में अपने बारे में लिखते हैं कि हमारा क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा हॉबी क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, 10 कहाँ से किया, 12 कहाँ से किया, मेरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मेरा फ़ोन नंबर कितना, मेरा ईमेल क्या है, ये सब कुछ लिख देते हैं रेज्यूमे में। और इसके साथ कवर लेटर भी देना पड़ता है कभी कभी क्वेश्चन में, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन में कवर लेटर भी पूछता है, यानी दोनों लिखना है। रेज्यूमे में डिटेल तो अपना दे ही दिए जो मैं बोला, और एक जो फॉर्मल लेटर के वे में आपको यहाँ पे अपनी चीज़ें रखनी है कि सर मैं आपकी कंपनी में आना चाहता हूँ। यानी रेज्यूमे जब भी बनाया जाता है वो कहीं पे जाने के लिए, किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आप रेज्यूमे बनाते हैं, जिसमें आप सब पूछते हैं, पहले आप आग्रह करते हैं कि हाँ आप मुझे लेंगे कि नहीं लेंगे, और ये लिख दिया आप एप्लीकेशन में कि लेंगे कि नहीं, मैं इतना एलिजिबल हूँ। और लास्ट में जो एक और लिखेंगे रेज्यूमे, वो तो एप्लीकेशन आप लिख ही दिए कि हाँ मैं आपकी कंपनी में सर मैडम मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, फॉर्मल लेटर की तरह। फिर नीचे रेज्यूमे जो आप लिखेंगे, रेज्यूमे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, मैं ये हूँ, मेरा इतनी ताकत है, मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ, मैं यहाँ काम किया, मैंने वहाँ काम किया, मेरा ये क्वालिफिकेशन है, 10 12 ईमेल फ़ोन सब कुछ, फादर्स नेम सब कुछ दे देंगे। वहीं पे आर्टिकल जब आप लिख रहे होंगे तो इसमें क्या होता है कि अगर आप न्यूज़पेपर ये सब पे आर्टिकल लिख रहे हैं तो ऊपर टाइटल दीजिए, अपना नाम लिखिए और शुरू हो जाइए, पूरा लिख दीजिए आर्टिकल किसी भी चीज़ के बारे में। अगर आर्टिकल किसी पार्टिकुलर या बिजनेस के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अगर किसी बिजनेस को आप लिख रहे हैं तो उस चीज़ के केस में आपको सारी डिस्क्रिप्शन डालनी पड़ेगी कि हाँ हम किसको लिख रहे हैं वो चीज़, और कहाँ से लिख रहे हैं वो चीज़ भी। पहले क्या था, न्यूज़पेपर में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, न्यूज़ आप बना रहे हैं तो थोड़ा ना कोई टारगेटेड पब्लिक है, सारे ही पब्लिक आप टारगेट करके चलते हैं, तो उसमें जो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है कि आप रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक। यहाँ पे आर्टिकल में ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्स एंड फिगर जरूर दिखाइएगा। रिपोर्ट जब आप बना रहे हैं तो यहाँ पे होता है कि आप जो है
वो अपने टारगेटेड चीज़ों को उस चीज़ में लिखिए। देखिए रिपोर्ट भी लंबा बनता है, ठीक है। तो रिपोर्ट में आप फैक्चुअल चीज़ को लिखें। अगर आप खुद रिपोर्ट एक बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं बिजनेस का, तब अपने बिजनेस का डिस्क्लोजर देंगे और उसके बारे में हर जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि आर्टिकल में ये जो बात है, आर्टिकल तो सिंपल लिखा जाता है, टॉपिक उठाओ उसके बारे में फैक्ट वाली चीज़ें सब कुछ लिख दो। इंटरनेट के बारे में पूछ दिया, कोरोना वायरस के बारे में पूछ दिया, इलेक्शन के बारे में, तो आर्टिकल लिख देंगे आप, टाइटल दीजिए, लिखते जाइए। रिपोर्ट में क्या है कि रिपोर्ट आपको बनाना है किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए। सबसे पहले स्टार्ट कैसे कीजिए, फॉर्मल लेटर की तरह अपना एड्रेस जिसको आप दे रहे हैं, फिर उसका एड्रेस और पूरा रिपोर्ट लिख दीजिए क्या है उसके कंक्लूजन, उसमें फैक्टर्स, जो उसके बॉडी है, जो भी उसमें डिस्कस किए। प्रिसाइज क्या है कि कोई भी आपको एक पैराग्राफ गिवन है इतना बड़ा, ठीक है, बात लिखा है कि यहाँ से ऐसे 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 हुआ है, तो आप क्या कीजिए, इसको वन पूरा पढ़िए, 3 लाइन पढ़िए और उसका 1 लाइन बनाइए, फिर 3 लाइन पढ़िए उसका 1 लाइन बनाइए, मतलब सेम ही होना चाहिए, फिर 3 लाइन पढ़िए उसका 1 लाइन बना दीजिए, 1/3 बनाकर एक टाइटल दे दीजिए और ये हो गया आपका प्रिसाइज खत्म। यानी कि प्रिसाइज का मतलब है कि कुछ भी अपना अपने तरफ से व्यू नहीं देना, जो टाइटल ऊपर पैराग्राफ दिया रहेगा उस पूरा ग्राफ को 3 लाइन पढ़िए और 1 लाइन उसका लिखिए, तीनों का एक में सबमिट करके, यानी कि कोई एक मतलब निकाल कर, फिर 3 लाइन पढ़िए, फिर एक मतलब निकाल कर लिखिए और ऊपर एक हेडिंग दे दीजिएगा और ख़त्म कहानी। तो इस तरीके से कवर अप हुआ आपका ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप नहीं गया। देखिए डीप मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको बोलते गया कि किस किस तरीके से क्वेश्चन किस में बनेगा और क्या क्या पूछेगा। इतना अगर आप कवर अप कर सकते हैं तो ये अटेम्प्ट आपका है। डेफिनेटली इनसे ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया गया है, नहीं, ये वैसे वैसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा हमेशा हर अटेम्प्ट में, ये जो 34-35 में यहाँ पे लिया हूँ टॉपिक, ये पूछते ही पूछते हैं और इतने हार्ड, मतलब हार्ड तो हैं। देखिए अब जब तक इसका आपको मतलब नहीं पता रहेगा आप इसका आंसर नहीं कर सकते, इसलिए मैं सारे टॉपिक्स को जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया, ताकि आप इसको देखकर ये बोलने की कोशिश करें कि हाँ ये मैं बोल पा रहा हूँ या नहीं। और बोल अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं उस चीज़ को याद करवाने के लिए मैं यहाँ पे बता भी दिया कि कौन कौन सा केसेस जो है इस पे अप्लाई होंगे, इसका मतलब क्या है, हर चीज़ बोल दिया। अब उस वो याद है या नहीं है तो वो अलग चीज़ है, माइंड में है या नहीं ये रिमाइंड करवाना मेरा काम था, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहला यही देखना है कि हाँ इसको आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ओके समीर शर्मा शायद, देखिए ये सारे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बियॉन्ड क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, मतलब इसके विदिन में ही क्वेश्चन बन जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर अटेम्प्ट में आते हैं, और क्या सारा तो मैं लिख ही लिया यार, कुछ कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे इंपॉर्टेंट मैं लिख दिया जिससे क्वेश्चन बनता है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप देखें। मेन मेरा देखो यार, मेरा मकसद क्या रहता है कि आप टॉपिक देख लें और आप खुद बोलने की कोशिश करें कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आप इस चीज़ को बोल पा रहे हैं या नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपको याद है या नहीं, ये चीज़ें अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर याद नहीं है तो कौन कौन सा यहाँ पे टॉपिक है जो आपको याद नहीं है, हाँ इन सारे टॉपिक्स को आप क्या कीजिए, एक नोटबुक उठाइए, एक कॉपी, और उसमें सारे ये टॉपिक लिख लीजिए। और टॉपिक लिखने के बाद आप बोलने की कोशिश कीजिए कि आप बोल पा रहे हैं उसके बारे में या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे वो टॉपिक से ही पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली कहीं से भी पूछे जाएंगे। इतना कुछ है जो इसमें ये काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। चलिए बंद करते हैं।